हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस एनालिसिस। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको एक वीडियो में पढ़ाया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कराने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो 2030 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो जिससे प्रश्न पूछा जा सकता है, उन सभी को इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपके जितने भी डाउट है ना, सारे के सारे इस वीडियो में हल होने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा लेक्चर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक वीडियो देखो, पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर है कवर हो जाएगा। ठीक है, और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितनी बेसिक जानकारी हैं और जितनी आपकी रासायनिक अभिक्रिया हैं, ठीक है, सब आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे समझेंगे कैसे, सब आपको डिस्कस होगा इसी वीडियो में, वो भी हिंदी मीडियम में। ठीक है, अगर आप किसी भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, इस वीडियो को जरूर देखना, लास्ट तक देखना। और साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ है ना, वो भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, फ्री में एकदम। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है, तो इसी प्रकार की और भी वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। ठीक है, अगर आपकी क्लास 10 की तैयारी अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आप 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हो ना, तो आपको 2 से 3 चीज़ें तो याद रखनी होंगी, यानी कि आपको डेली बेसिस पर याद रखनी होंगी। ठीक है, तो पहली आपकी जो चीज़ है वो है आपका कि आपको डेली रिवीजन करना होगा। आप जितना भी पढ़ते हैं उसका डेली का डेली आपको रिवीजन करना होगा। और ये मैं बता रहा हूँ, आप मेरे से पढ़ो या फिर कोचिंग में पढ़ो या फिर किसी दूसरे टीचर से पढ़ो, आपको डेली रिवीजन करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, आपको अगर बहुत अच्छे मार्क्स लाने ना, तो आपको डेली नोट्स तैयार करने होंगे। ठीक है, अब डेली नहीं तो जितना भी पढ़ो ना, उसके नोट्स एटलीस्ट जरूर तैयार करो। ठीक है, जैसे आपने जो कुछ मेरे से अभी पढ़ा, ठीक है, आपको क्या करना है, उसके आपको नोट्स तैयार कर लेने हैं। ठीक है, नोट्स तैयार करने से आप सभी का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, लॉस तो कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आप जब भी नोट्स अपने हाथों से बनाते हो ना, तो आप सभी को रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी बेसिक जानकारी जो आपको याद रखनी है अगर आप तैयारी कर रहे हो, अच्छे से प्रिपरेशन करते हो। ठीक है, और मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपको नोट्स कैसे तैयार करनी है। ठीक है, तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए है ना, तो आप लोग जरूर से कमेंट करके बताओगे मुझे कि नोट्स कैसे तैयार करें, जिससे कि हम अच्छे से नोट्स बनाकर अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ बोर्ड एग्जाम 2023 की। ठीक है, तो देखिए, चैप्टर को शुरू करते हैं तुरंत हम लोग, क्योंकि देरी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इससे आप लोगों का भी लॉस होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिर में जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है, ये एटलीस्ट डिफिनीशन नहीं है, ये आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर लाया हूँ। ठीक है, तो देखो, समझो क्या कह रहा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक परिवर्तन की सहायता से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये यह कहना चाह रहा है कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है ना, तो उसकी सहायता से हम लोग समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से हुए परिवर्तन है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिसकी सहायता से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, फिर जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बहुत सारी आपकी परिवर्तन दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित प्रकार के ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला आपका है अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, दूसरा आपका है रंग में परिवर्तन, और तीसरा आपका है गैस का निकलना, या फिर उसे उत्सर्जन भी कहते हैं। और उत्सर्जन टॉपिक आपको बायोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जान लो अवस्था में परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन कहने का मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन। लाइक अगर अभी आपकी ठोस अवस्था है, ठीक है, तो द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया का। तो अवस्थाओं के टोटल कितने प्रकार हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, 9th का एक बेसिक लेक्चर है जिसमें मैंने आपको बताया कि अवस्था कितने प्रकार की होती हैं। तो अवस्था बेसिकली 3 प्रकार की होती है, ठोस और द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रकार से परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, तापमान में परिवर्तन, गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, इन 4 तरीके से रासायनिक अभिक्रिया आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर आप दैनिक जीवन में देखोगे तो आपको इन 4 तरीकों से रासायनिक अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना और तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तो गैस का निकलना आप लोग समझ सकते हो, जब भी आप फ्रेश होने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, आप जो भी अपशिष्ट बाहर निकालते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस में परिवर्तन। इसके बाद तापमान में परिवर्तन, जैसे कि सर्दी से गर्मी, ये भी आपका तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है और कम होता है। ठीक है, इसके बाद अवस्था में परिवर्तन मैंने आपको बता दिया है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाना, बर्फ से पानी बन जाना, अवस्था में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, जैसे कि
जब भी हम कोई दो पदार्थ आपस में मिलाते हैं तो एक कोई नया कलर बन जाता है, तो वो रंग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके परिवर्तन, जिसकी सहायता से हम लोग पता कर सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानकारी तैयार याद रखनी है, ठीक है, यहाँ पर समझो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक कहते हैं, ठीक है। अभिकारक वह होते हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक, वह होते हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग डेफिनेशन लिखाते हैं, लेकिन ये भी आप लोग तैयार कर सकते हो, और अगर आपकी नज़र में दूसरी कोई डेफिनेशन है तो आप लोग उसको भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो देखो दूसरी डेफिनेशन आपको याद रखनी है उत्पाद की, ठीक है। उत्पाद क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सहायता से जो पदार्थ यानी जो नया पदार्थ या फिर नई वस्तु बनती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। समझने वाली बात है, जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित दो चीज़ों से होती है, अभिकारक और उत्पाद। इसमें दो पदार्थ या फिर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो आपका पाया जाता है उत्पाद, सॉरी, एक अभिकारक पाया जाता है, दूसरा उत्पाद पाया जाता है, ठीक है। तो इन सभी के डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई ऊपर, ठीक है। तो आपकी जो डेफिनेशन है ये रही डेफिनेशन इनकी, तो आप लोग इसको तैयार कर लेना, दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये रही आपकी अभिकारक की डेफिनेशन और ये रही आपकी उत्पाद की डेफिनेशन, ठीक है। इसको आप अलग प्रकार से भी डेफिनेशन को लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो समझने वाली क्या बात है यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रिया की एटलीस्ट डेफिनेशन क्या होती है, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर एग्जैक्ट डेफिनेशन, इसे समझो। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर या टूटकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं ना, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल से समझो, क्योंकि ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको बताया जब दो या दो से अधिक पदार्थ, देखो जिंक, यहाँ पर देखो जब जिंक ऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से डालते हैं या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो क्या होता है, निम्न अभिक्रिया होती है। तो ये रखा आपका जिंक ऑक्साइड और ये दे रखा आपका H2SO4 जो कि हमारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। और जब इन दोनों की क्रिया आपस में कराते हैं तो देखिए दो पदार्थ बन रहे हैं। अब आप लोग बताइए यहाँ से कि कौन अभिकारक और कौन उत्पाद है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पदार्थ जिन पदार्थों में या फिर जो पदार्थ भाग ले रहे हैं या फिर जिन पदार्थों में परिवर्तन हो रहा है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो ये दे रखे हैं आपके क्या, ये आपका अभिकारक है, ठीक है। ये आपका क्या है, अभिकारक, जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है ना, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, अभिकारक कहते हैं। तो ये आपके अभिकारक हो गए। अब देखिए समझने वाली बात क्या है, जो ये आपके पदार्थ दे रखे हैं ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो भाई इसे हम लोग उत्पाद कहते हैं, इसे हम लोग उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो अभिकारक कौन है, जिनमें परिवर्तन हो रहा है, और उत्पाद कौन है भाई, उत्पाद आपके वे हैं जिनमें यानी जो अभिकारक की सहायता से बन रहे हैं, ठीक है। तो अभिकारक की सहायता से आपका क्या बन रहा है भाई, अभिकारक की सहायता से आपका ZnSO4 बन रहा है और H2O यानी जल बन रहा है, ठीक है। दो चीज़ें बन रही हैं और दो चीज़ें बना रही हैं। तो बातें तो यहाँ तक समझ में आ चुकी होंगी आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग रासायनिक, इसका जो नाम होता है रासायनिक नाम, उसे हम लोग कहते हैं जिंक ऑक्साइड। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अब देखिए इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता जिंक सल्फेट, इसका रासायनिक नाम जिंक सल्फेट होता है, ठीक है। और ये तो आपको पता होगा ये हमारा क्या होता है, जल होता है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको समझ में आई, ठीक है। अब देखो दूसरी जानकारी क्या, जो ये लिखने का तरीका है ना, यानी कि इस प्रकार से रासायनिक प्रतीक की सहायता से लिखने का जो तरीका होता है उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। और रासायनिक नाम से यानी रासायनिक नेम की सहायता से जो लिखने का तरीका होता है उसे हम लोग कहते हैं शब्द समीकरण, शब्द रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, शब्द रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो एक बार आप जान लो रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए ये रासायनिक समीकरण की आपको डेफिनेशन दे रखी है, पदार्थ के रासायनिक नाम के स्थान पर रासायनिक प्रतीक को लिखने की क्रिया जो होती है ना, वो आपकी रासायनिक समीकरण होता है। तो अगर आप लोग रासायनिक, ये जो दे रखा है यहाँ पर रासायनिक समीकरण, शब्द समीकरण, इसकी सहायता से अगर इसकी जिंक ऑक्साइड की जगह आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे ना, तो वो जो लिखने का तरीका होता है उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के लिए दे रखा है ये तरीका, जो आपका ये तरीका, इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे मैंने जिंक ऑक्साइड को ZnO लिखा, H2SO4 लिखा, ZnSO4 लिखा, H2O लिखा। तो ये जो तरीका होता है लिखने का, इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो जितनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ सबका आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है, ठीक है। ये आपका लिखने का तरीका रासायनिक समीकरण है। अब देखो दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक चीज़ देख रहे होगे कि आपके बीच में अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक रेखा आ रही, कुछ इस प्रकार की ये रेखा, ठीक है। इसे हम लोग तीर कहते हैं या फिर कहते हैं एरो। तो इस तीर का जो निशान होता है ना स्टूडेंट्स,
इस तीर का जो निशान होता है ना वो अभिकारक से उत्पाद की ओर होता है। ठीक है, तो देख सकते हो अभिकारक से उत्पाद की ओर हो रहा है इसका निशान। ठीक है, और दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एरो केवल एक ही होती है। ठीक है, केवल एक एरो होती है, दो या दो से अधिक नहीं होती हैं, दो नहीं होती, केवल एक एरो होती है बीच में। ठीक है, जो अभिकारक से उत्पाद की ओर जा रही होती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये तीर का निशान होता है। अगर आप इससे नहीं लगाते हो तो आपके जो होते हैं मार्क्स वो कट जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसे ज़रूर लगाना होता है। तो अब देखो नेक्स्ट जानकारी आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर मैं जो कुछ बता रहा हूँ ना, ये सभी आपको जानकारी समझ सकते हो, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेसिक चीज़ें हैं समझने वाली, क्योंकि आप जब भी आगे वाले जो चैप्टर्स आपके आएंगे, चैप्टर जो आप आगे पढ़ोगे ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखो अब समझो संतुलित रासायनिक समीकरण, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझते हो तो जो आपके नंबर होते हैं वो आपके कट जाते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ कि वह रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में तत्वों की परमाणु संख्या का मान बराबर होता है, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो देखो इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे कि अभिकारक तत्व कुछ दे रखे हैं और कुछ उत्पाद के तत्व दे रखे हैं। ठीक है, इनके दोनों तरफ ही जो इक्वल होनी चाहिए, परमाणु संख्या का जो मान है वो बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पर देखो क्या दे रखा था, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पक्षों में तत्वों की जो संख्या है ना, परमाणु संख्या, उसका मान बराबर होना चाहिए। अब तत्वों की परमाणु संख्या क्या होता है उसको जरा समझो। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग Mg दे रखा है और ऑक्सीजन HO2 दे रखा है। इधर देखो ऑक्सीजन के साथ नीचे 2 दे रखा है ना, 2, और इधर देख सकते हो ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं दे रखा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो ये जो समीकरण है ये आपकी असंतुलित है। ये समीकरण कैसी है आपकी, असंतुलित है, असंतुलित। ठीक है, ये हमारी समीकरण असंतुलित है। इसको हमें क्या करना है, इससे हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने पर जो हमारी समीकरण निकल के आएगी वो कुछ इस प्रकार की आ जाएगी कि Mg के ऊपर 2 आ जाएगा, देख लो सकते हो यहाँ पर, और ऑक्सीजन के पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो Mg भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, और इधर Mg 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन। देखो अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर अगर आप इस प्रकार से ऐसे लगा लो और बाहर अगर O लिख दो, बाहर अगर आप लोग 2 लिख दो, तो देखो 2 का मल्टीप्लाई Mg के साथ भी हो जाएगा और O के साथ भी हो जाएगा। तो आपका 2 Mg हो गया और 2 ऑक्सीजन भी हो गया। इधर 2 ऑक्सीजन था पहले से ही और इधर आपका Mg 2 हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को देख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। जो ये समीकरण आपकी दे रखी है ना, 2Mg + O2 बराबर 2MgO, तो ये समीकरण आपकी बैलेंस समीकरण है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, इससे पहले एक आपको प्रश्न याद रखना है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 2 नंबर का पूछ लिया जाता है और 2023 में भी इसके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण करके एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर बहुत ज़्यादा आसान है, केवल आपको समझना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उसमें द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, बहुत आसान है, केवल आपको समझना है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है। ठीक है, द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ना ही द्रव्यमान को खत्म किया जा सकता है, ना ही उसको बनाया जा सकता है, ना ही उसको निर्माण किया जा सकता है, ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का जो कुल द्रव्यमान होता है अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो मैंने अभी आपको अभिकारक के कुल तत्वों की संख्या भी मैंने आपको बताई थी, अभिकारक बराबर उत्पाद तत्वों की कुल संख्या जो भी मैंने आपको बताई थी, वही यहाँ पर मेटर है कि यानी उत्पाद जो है ना उसका कुल द्रव्यमान और अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है। एक बार अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो। चल ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेने से आपको ये रहेगा, जब भी आप लोग लिखोगे तो आप लोगों को आसानी से नोट्स तैयार हो जाएंगे। वैसे मैं आपको अभी नोट्स दूंगा, अब बताऊंगा कि आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में बताऊंगा, अभी तो स्टार्टिंग चल रही है। ठीक है, आप देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है, या फिर रासायनिक समीकरण संतुलित करना होता क्या है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिन रासायनिक समीकरणों के
दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, उनमें प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या को बराबर बनाने की जो प्रक्रिया होती है रासायनिक समीकरण या फिर रासायनिक समीकरण संतुलित करना कहलाती है। ठीक है, अगर आपको बराबर नहीं है तो बराबर करूं, तो बराबर कैसे किया जाता है अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में बराबर कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपको एक क्या दे रखी है, एक एग्जाम्पल मैंने ले रखा है जो कि असंतुलित है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोग देखोगे असंतुलित है। देखो इसमें MnO2 दे रखा है, एक मिनट, इसमें MnO2, ये हमारा MnO2 क्या है, ये हमारा मैग्नीज ऑक्साइड है, जिसे हम लोग मैग्नीज ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं मैग्नीज, यानी Mn को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीज कहते हैं। ठीक है, मैग्नीज कहते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड है, दूसरा हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। देखिए ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं जो कि उत्पाद हैं और बना क्या रहे हैं, MnCl2, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नीज क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए Cl2 जो कि क्लोरीन गैस है। ठीक है, इसके बाद देखिए बन रहा H2O जिसे हम लोग कहते हैं जल। तो दो चीज़ें मिलकर आपकी कितनी चीज़ें बना रही हैं, 3 चीज़ें का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली जानकारी हमें यहाँ ये पता करनी है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, क्योंकि ये हमारी जो समीकरण दे रखी है कैसी, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। पहले दे रखा है यहाँ पर कि यह समीकरण असंतुलित है, इसे भाई संतुलित करो। तो देखो संतुलित करना बहुत आसान होता है, केवल आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने तत्व आपके दे रखे होंगे ना, जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया जैसी हमारी रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया आपको भी दे रखी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, एक प्रश्न आपसे 2 नंबर का पूछा जा सकता है या फिर 1 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी मिस करके नहीं जाना है, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ध्यान यहाँ रखना है और पूरा का पूरा आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कितनी चीज़ें दे रखी हैं, कितने तत्व दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहला तत्व हमारा मैग्नीज है, दूसरा हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, तीसरा हमारा हाइड्रोजन है, चौथा हमारा क्लोरीन है। टोटल 4 तत्व दे रखे हैं, मैग्नीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, अब इन चारों तत्वों को कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है। सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, कुछ इस प्रकार का आपको एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, इस प्रकार का आपको एक बॉक्स बनाना है। उसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एक तरफ आपको तत्व डालना है और जितने भी तत्व दे रखे होंगे सबको आपको एक तरफ से लिख देना है लाइन बार से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका मैग्नीज, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा आपका क्लोरीन, चारों तत्वों को मैंने लिख लिया। इसके बाद देखिए तत्व के बगल में, जस्ट बगल में आप लोग लिखोगे अभिकारक की संख्या, अभिकारक परमाणु की संख्या, इसके बाद उत्पाद परमाणु की संख्या। ठीक है, लिखने के बाद आपको सिंपल से इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, जितने भी आपके तत्व दे रखे ना उन सभी की परमाणु संख्या आपको लिख लेनी है। तो देखो यहाँ पर मैग्नीज 1 है, यहाँ पर मैग्नीज आपका 1 दे रखा है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 दे रखा है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है। तो मैंने आपको बताया था जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो यहाँ पर मैग्नीज के साथ 1 है, ऑक्सीजन के साथ 2 दे रखा है, इसलिए मैंने ऑक्सीजन को 2 माना। तो फटाक से जितने भी तत्वों की परमाणु संख्या दे रखी है उसको मैं लिख लेता हूँ। उत्पाद तत्वों की संख्या क्या दे रखी है, तो मैग्नीज 1 दे रखा है, यहाँ पर भी क्लोरीन यहाँ 2 दे रखा है और 2 यहाँ पर भी दे रखा है। तो लगभग मैग्नीज आपका 1 हो गया। ठीक है, मैग्नीज 1 हो गया, क्लोरीन आपके कितने हो गए, 4 हो गए। तो 1 मिनट, क्लोरीन आपके कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, इसके बाद देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दे रखा है, तो हाइड्रोजन 2 हो गए और ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका 1 हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन आपका 1 हो गया और यहाँ पर आप लोगों ने देखा था मैग्नीज 1 था, इसके बाद आपका हाइड्रोजन 2 था, सॉरी ऑक्सीजन 2 था और आपका हाइड्रोजन 1 था और क्लोरीन 1 था। ठीक है, तो देखो 1 2 1 यहाँ पर दे रखा है 1 4 2 0 1 4 2 1। तो देखो इसे बैलेंस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो कुछ यहाँ पर दे रखा है 1 2 1 1 1 4 2 1, इसको सबसे पहले जो हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया था ना उसमें फिल कर लेंगे सभी को। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है कि आपका मैग्नीशियम अभिकारक में 1 है, ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है, हाइड्रोजन अभिकारक में 1 है और क्लोरीन अभिकारक में 1 है और मैग्नीज अभिकारक में 1 है, सॉरी उत्पाद में 1 है, ऑक्सीजन उत्पाद में 1 है, हाइड्रोजन उत्पाद में 2 हैं और क्लोरीन उत्पाद में 4 है। अब देखो कुछ नहीं करना, सिंपल से हमें क्या करना है, गुणा भाग करना है यहाँ पर। तो देखिए गुणा किस में करना है, जो संख्या अभिकारक में या फिर उत्पाद में कम होती है उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है और उत्पाद में कितना दे रखा है, उत्पाद में ऑक्सीजन 2 दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया और आपका उत्पाद में ऑक्सीजन 2 हो गया। इसके बाद देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दे रखा है और यहाँ पर 1 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया। अब देखो दूसरी चीज़, यहाँ क्लोरीन 1 दे रखा है और यहाँ पर क्लोरीन 4 दे रखा है, तो देखो क्लोरीन का यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो देखो कितनी चीज़ हो गई, हाइड्रोजन इधर 2 हो गया, इधर क्लोरीन
4 हो गया और इधर ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर मैग्नीज 2 हो गया। तो देखो सब कुछ चीज़ें बैलेंस हो गई। अब देखो मुझे क्या करना है, अब इधर सब कुछ लिख देना है, ठीक है। तो जब आप लिखोगे इधर साइड तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन इधर 4 किया तो इधर हाइड्रोजन 4 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इधर हम लोग हाइड्रोजन 4 कर देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग इधर हाइड्रोजन 4 करेंगे तो देखो क्या हुआ, क्लोरीन इधर 4 हो गया, इधर क्लोरीन पहले से ही 4 था, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 4 किया, जैसे मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन 4 किया तो मुझे इधर 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मैं इधर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर ऑक्सीजन 2 हो गया और इधर ऑक्सीजन 2 पहले से ही था। जब ऑक्सीजन इधर 2 पहले से ही था, इधर भी 2 पहले से हो गया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इस 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के साथ भी होगा। तो जैसे हम लोग हाइड्रोजन के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। अब जैसे इधर हाइड्रोजन 4 हुआ तो इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया था पहले से ही। मैग्नीज इधर पहले से ही 1 था, इधर भी 1 है। क्लोरीन देखो इधर 4 है और क्लोरीन इधर भी 4 है। तो लगभग जो हमारी समीकरण है वो बैलेंस हो गई एकदम। क्या हमने बैलेंस किया, केवल 2 चीज़ें हमने इधर से उधर की हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमने इधर कितना मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, इधर हमने 4 लगाया, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ, 4 को कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इधर मैंने 4 लगाया, इधर मैंने 2 लगाया और समीकरण पूरी की पूरी बैलेंस हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समीकरण को बैलेंस कर सकते हो। और अलग से मैं भी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैंने आपको बताऊंगा कि समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको थोड़ा सा मैंने जानकारी दी थी कि आखिर में समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको डिटेल में वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो देखो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, जिसके लिए आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया में कितनी पढ़नी है, कितनी प्रकार की होती हैं और सबसे ज़्यादा जरूरी इनकी डेफिनीसन कैसी मैंने लिखी है। तो देखो बहुत आसान डेफिनीसन मैं लिख के लाया हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को तैयार करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इतनी सारी डेफिनीसन है तो बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगी। एग्जाम्पल अगर आपने अच्छे से समझा तो ये सारी डेफिनीसन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने वाली हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली जो आपकी रिएक्शन दे रखी है, अभिक्रिया दे रखी है, संयोजन अभिक्रिया, दूसरी आपकी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया है, चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए कि जहाँ पर मैं जो कुछ मैं डिफिनीसन यानी कि जो कुछ मैं अभिक्रिया लिख कर लाया हूँ ना, इसके अलावा भी और भी डेफिनीसन है तो आपको उनको भी तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आपको जितनी मैं रिएक्शन बता रहा हूँ अगर आपने सारी की सारी तैयार कर ली तो आपकी बोर्ड एग्जाम में 2023 में वही आने वाली है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो देखो सबसे पहली जो हमारी रिएक्शन है ना संयोजन अभिक्रिया, उसको सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको सबसे पहले समझेंगे बिना किसी देरी के, 2 मिनट के अंदर समझेंगे एकदम, ठीक है। 2 मिनट के अंदर, ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं। तो देखो सबसे पहले इसको किनारे कर देता हूँ। अब समझो वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, अब देखो 2 या 2 से अधिक पदार्थ भाग ले रहे हैं और एक नया पदार्थ बन रहा है, तो उसे हम लोग क्या करें, संयोजन अभिक्रिया करें। समझ लिया, यानी कि 2 पदार्थ मिलकर, या फिर समझ सकते हो 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे हो। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, 2 से अधिक हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या एक हो सकता है लेकिन एक से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया साफ कह रही है, संयोजन अभिक्रिया साफ कह रही है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं। क्या भाई, एक नया पदार्थ बना रहा है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो फटाक से जल्दी से इसका एग्जांपल समझेंगे। तो देखो एग्जांपल में सिंपल से दे रखा है आपका सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 1 है, 2 चीज़ें मिल रही हैं और एक चीज़ हमारी सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है। अब देखो दूसरी जानने वाली चीज़ यहाँ पर है कि जो मैंने सल्फर के साथ ये SgG ये क्या दे रखा है, तो ये जो तरीका है ये आपकी अवस्था है। जो सल्फर है वो हमारी एक क्या है, सॉलिड अवस्था है, सॉलिड अवस्था, सल्फर एक सॉलिड अवस्था में दे रखी है। ऑक्सीजन एक G यानी गैस है। इसके बाद देखिए SO2 जो कि G दे रखा है, ये हमारी गैस है। अब देखो मैंने SLG, इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर आपका ठोस है तो उसे हम लोग S से रिप्रेजेंट करेंगे, द्रव है तो उसे हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर गैस है तो उसे हम लोग G से प्रदर्शित करेंगे। तो ये तरीका होता है, जब भी कोई आप रिएक्शन लिखते हो तो मेनली आपको क्या करना है, उसमें इस प्रकार की आपको अवस्था लिख देनी है, जिससे अच्छा खासा इंप्रेशन पड़ता है और एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है, एग्जामिनर नंबर भी अच्छे देता है। तो ये आपके पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ की टोटल 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ये 9th का पोर्शन है, लेकिन मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया आप लोगों के लिए, जानकारी के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको एक रिएक्शन बताई थी ना, सल्फर प्लस ऑक्सीजन बराबर SO2, तो यहाँ पर ये दे रखी है। ये जो तरीका है ये आपका रासायनिक समीकरण तरीका लिखने का, और ये जो है शब्द रासायनिक समीकरण तरीका लिखने का, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको मैं बार बार बता रहा हूँ जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। अब फटाक से इस रिएक्शन को हम लोग 2 मिनट में समझेंगे। जो हमारी वियोजन अभिक्रिया दे रखी है केवल 2 मिनट में आपको समझाऊंगा। तो देखो वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ वियोजित होकर, वियोजित होने का मतलब है टूट कर, यानी कोई एक पदार्थ है, कोई एक पदार्थ है वो टूट कर
मिलकर एक प्लस यानी दो या फिर दो से अधिक, दो या तीन पदार्थ बना रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिसके लिए अच्छा लिखने में थोड़ा सा मज़ा आए लिखने में। तो यहाँ देखो, वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण या फिर दो से या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखेंगे फटाक से एकदम लोग डिस्कस करेंगे इसका एग्जांपल। तो देखो, PCl5 पोटेशियम क्लोराइड, PCl5 पोटेशियम क्लोराइड वियोजित होकर PCl3 और Cl2 गैस बना रही है। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरी जानकारी, जो यहाँ पर आपकी ये रिएक्शन दे रखी है कुछ इस प्रकार से हो रही है, दोनों तरफ हो रही है, और मेनली जो रिएक्शन होती है केवल एक तरफ ही होती है, मैंने अभी आपको बताया था। फिर आप कहोगे कि भाई ये रिएक्शन दोनों तरफ कैसे हो गई, तो देखो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो अलग से मैं आपको डिफिनेशन बताऊंगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया की, तो बहुत आसान सी डिफिनेशन है उत्क्रमणीय अभिक्रिया की। ठीक है, अभी समझो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम लोग कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपकी आ जाती है विस्थापन अभिक्रिया। इससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपसे बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपकी अभिक्रिया है, इसको जरूर से तैयार कर लेना। ठीक है, तो तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसकी डिफिनेशन भी बहुत आसान है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक, आसान सब कुछ है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक अपने से कम अभिक्रियाशील अभिकारक को अपने से कम, एक मिनट थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आपको। ठीक है, तो देखो फिर से समझो, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक अपने से कम अभिक्रियाशील अभिकारक को उसके विलयन से, यानी कि जो हमारा कम अभिक्रियाशील अभिकारक है ना, जो कम अभिक्रियाशील अभिकारक है ना, उसी के विलयन से उसको विस्थापित कर देता कोई अन्य पदार्थ। ठीक है, कोई अन्य पदार्थ क्या करता है, उसी के विलयन से उसको विस्थापित कर देता है और खुद आ जाता है उसकी जगह पर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार डेफिनेशन आप लोग खुद से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा, अच्छे से सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, बहुत आसान है। तो देखो CuSO4, जो आपका CuSO4 है और यहाँ पर CuSO4 का विलयन है, और ये जो Cu दे रखा है इसे हम लोग कॉपर कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट का ये विलयन हो गया। अलग से हमारी Fe धातु के साथ क्रिया कराई जा रही है। तो देखो जो Fe धातु होती है अधिक क्रियाशील होती है किससे, कॉपर से, इसलिए जो आपकी Fe होती है ना, वो कॉपर को विस्थापित कर देती है, कॉपर को हटा देती है, कॉपर को हटाकर उसकी जगह आ जाती है, यानी कॉपर हट जाता है, FeSO4 आ जाता है, तो कॉपर जो हटा होता है वो बाहर चला जाता है, Fe के स्थान पर आ जाता है। तो ये अभिक्रिया सोच सकते हो कुछ बदल सी जाती है, कुछ बदल सी अभिक्रिया जाती है, यानी जो इधर दे रखा होता है वो इधर के साथ मिल जाता है और इधर जो दे रखा है वो अलग चला जाता है। कुछ इस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया आपकी होती है। तो देखो ये अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे इस प्रकार की अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है और आपसे कहेगा कि बताइए ये रिएक्शन कौन सी है। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इससे ज़्यादा जानना ज़रूरी ये है कि जो आपका Fe धातु है ये कॉपर को विस्थापित क्यों कर रहा है, ये क्यों अभिक्रियाशील ज़्यादा है भाई, ये अभिक्रियाशील ज़्यादा क्यों है, और जो आपका ये कॉपर है अभिक्रियाशील कम क्यों है। तो देखो इससे पहले जान लो जो आपकी सक्रियता श्रेणी होती है वो क्या होती है। देखो सक्रियता श्रेणी कहने का मतलब ये है, जो आपकी सक्रियता श्रेणी होती है ना, इसकी सहायता से हम लोग पता लगाते हैं कि कोई भी धातु कितनी अभिक्रियाशील है। तो जो आयरन होता है ना वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, किससे, ये आयरन जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है, किससे, कॉपर से, इसलिए ये क्या करता है, Fe को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ये जानकारी आपको समझ में आई। ठीक है, अब देखो दूसरी जो आपकी रिएक्शन है, इधर देखो एक मिनट, हाँ अब देखो रिएक्शन समझने से पहले आपको मैं सक्रियता श्रेणी के बारे में जानकारी दे ही देता हूँ थोड़ी सी। तो देखो सक्रियता श्रेणी कुछ इस प्रकार से होती है कि उसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होती है ना उसको सबसे ऊपर रखा जाता है और ऐसे क्रम में उसको चला जाता है कि जो अभिक्रियाशील है उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे कुछ इस प्रकार से चली जाती है। ठीक है, तो देखो सबसे कम यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कुछ इस प्रकार से होती हैं, आपकी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये चार ऐसी धातुएं होती हैं, चार या पांच धातुएं, पांच ऐसी धातुएं होती हैं जो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं और ये किसी को भी हटा सकती हैं अपने नीचे वाले तत्वों में से। जैसे कि अगर पोटेशियम दे रखा है, इसके नीचे अगर सोडियम आ गया तो इसको विस्थापित कर देगा, सोडियम कैल्शियम को विस्थापित कर देगा, कैल्शियम मैग्नीशियम को विस्थापित कर देगा, एल्युमिनियम जिंक को विस्थापित कर देगा। तो ऐसे तरीके से ये विस्थापित कर देती हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो देखो आपने जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको Fe जो दे रखा है कॉपर के ऊपर है, यानी जो Fe ऊपर है और कॉपर जो है नीचे, इसलिए जो Fe होता है आपका लोहा, ये इसको कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपको सक्रिय
सक्रियता श्रेणी समझनी है ना, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से, कोई बिल्कुल भी आपको देर नहीं करनी है, ठीक है। आई होप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो सक्रियता श्रेणी जो आपके चैप्टर नंबर जो आपका चैप्टर नंबर जो आपका 3 है ना, चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? मेटल एंड नॉन मेटल। आपको मैंने बता रखा है धातु एवं अधातु। जो आपका धातु एवं अधातु जो चैप्टर है ना, इसमें आपको सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, वो भी डिटेल में एकदम। याद करने की ट्रिक भी आपको पता चलेगी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे याद करते हैं, यानी कि जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उसमें किस प्रकार से कौन सा तत्व किसको प्रतिस्थापित कर देता है, ठीक है। और साथ ही साथ सक्रियता श्रेणी की ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको याद रखना है इसे, ठीक है। तो देखो अब जो आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन अभिक्रिया से थोड़ी सी अलग है, लेकिन नाम मिलता जुलता है, लेकिन काम बिल्कुल अलग है। तो देखो इसमें बहुत आसान है समझना। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों के मध्य अदला बदली होती है उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कहने का क्या चाह रही है रिएक्शन? देखो ये रिएक्शन कहना चाह रही है कि अभिकार यानी कि जो आयनों के मध्य अदला बदली होती है। तो देखो यहाँ पर AgNO3 के साथ जुड़ा है, सोडियम Cl के साथ जुड़ा है। तो देखो क्या होता है यहाँ पर जो Na होता है ना, NaNO3 हो जाता है और AgCl हो जाता है। तो देखो यहाँ पर आयनों के मध्य अदला बदली हो गई कि नहीं? Ag जुड़ गया साथ ही Cl के साथ और Na जुड़ गया जाके NO3 के साथ, तो AgCl हो गया और NaNO3 हो गया। तो देखो आयनों के मध्य जो अभिक्रिया हुई है ना, आयनों के मध्य अदला बदली से जो रिएक्शन होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और अगर आपको ऐसी रिएक्शन कहीं देखने को मिल जाए तो आप लोग समझ जाना वहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो देखो समझने वाली बात यहाँ पर थी, जो NO3 था ना वो यहाँ पर Ag क्या बन गया? NO3 बन गया, यानी NO क्या बन गया? NO3 बन गया, और जो Ag था ना वो AgCl बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन बनकर रेडी हो गई थी, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ इस प्रकार के एक और आप लोग उदाहरण देख सकते हो। ये वाला उदाहरण ये भी आप लोग समझ सकते हो, इसमें क्या दे रखा है भाई, इसको आप लोग खुद से समझ सकते हो। देखो यहाँ पर CH3COOH, ठीक है, CH3COOH जो कि हमारा एथिल एल्कोहल है। तो एथिल अल्कोहल नहीं, ये आपका एसिटिक अम्ल है, जिसे हम लोग कहते हैं एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है। तो देखो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, यहाँ से सोडियम निकल कर किसके साथ जुड़ जा रहा है? ये आपका इतने के साथ जुड़ जा रहा है, CH3CO के साथ। और देखो केवल हाइड्रोजन जो बच रहा है वो OH के साथ जुड़कर H2O बना ले रहा है, ठीक है, यहाँ पर H2O बना ले रहा है। तो देखो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपकी। तो देखो फटाक से मैंने सारी की सारी आपको रिएक्शन बता डाली। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों की मध्य अदला बदली होती है उसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद देखो जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, तो देखो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, यानी कि ऑक्सीजन का क्या होती है? वृद्धि होती है, तथा हाइड्रोजन की कमी होती है। तो हाइड्रोजन की कमी होती है और किसकी वृद्धि होती है? वृद्धि होती है ऑक्सीजन की, और हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया, यानी जिसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है और हाइड्रोजन की घटोतरी हो रही है, उसे हम लोग कहते हैं उपचयन या अपचयन या सॉरी उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा वो हो जाता है, उपचयन और अपचयन में थोड़ी सी मिल सी जाती है, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल, यहाँ पर देखो CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, यानी कि ये आपका CO दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो H2 दे रखा है। तो देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड क्या हो गई जाके, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड केवल CO बची, तो ये तो हमारा अपचयन हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ आप लोग देख सकते हो हाइड्रोजन जो ना, हाइड्रोजन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी यहाँ पर H2O केवल है और यहाँ पर केवल H2 है और यहाँ पर H2O हो गया। तो ये हमारी क्या कौन सी रिएक्शन हो गई? उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तो यानी एक अभिक्रिया के साथ साथ आप लोग दोनों का उदाहरण देख रहे हो यहाँ पर, तो कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है? यहाँ पर अपचयन हो रहा है। कॉपर यहाँ से क्या हो रहा है? कॉपर के साथ हाइड्रोजन गायब हो जा रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने दोनों का उदाहरण समझा। अब देखो दोनों का उदाहरण समझने से साथ साथ अपचयन अभिक्रिया की भी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो बहुत आसान यहाँ पर दे रखी है इसकी रिएक्शन, अभिक्रिया की रिएक्शन। तो देखो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की यानी कि जो आपकी ऑक्सीजन होती है उसकी कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जस्ट आपकी उपचयन अभिक्रिया की यह अभिक्रिया थोड़े से विपरीत दिशा में, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। तो इसका एग्जाम्पल भी बहुत आसान है, उसी की तरह सेम इसका एग्जाम्पल भी आप लोग समझो। यहाँ देखो एग्जाम्पल ये दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा भाई, यहाँ पर जो देखो एमन ऑक्साइड यानी मैग्नीज
ऑक्साइड प्लस आपका H4HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वही वाला उदाहरण जो हम लोगों ने शुरुआत में देखा था। और बना क्या रहा है, मैग्नीज क्लोराइड बन रही है, H2O बन रहा है और आपका क्लोरीन गैस साथ में निकल रही है। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन दे हो रखी है। देखो अब देखो यहाँ पर मैग्नीज, यहाँ पर देखो मैग्नीज है क्या है, यहाँ पर मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैग्नीज के साथ कोई भी ऑक्सीजन जुड़ी नहीं हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन हुआ। इसके बाद देखो यहाँ पर हाइड्रोजन HCl यानी कि हाइड्रोजन के साथ कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उपचयन हो गया। अब देखिए क्लोरीन तो हमारी लास्ट में जो अकेले बची हुई है उसको हमको लेना देना नहीं है। तो देखो वैसी यहाँ पर रिएक्शन आपकी हुई। तो यहाँ पर देखो अपचयन किसके साथ हो रहा है, मैग्नीज के साथ अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ उपचयन हो रहा है। तो दोनों रिएक्शन आपको एक ही में मिल रही है। ठीक है, समझने वाली बात है। ठीक है, अब हम लोग रिएक्शन जो देखने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप लोगों ने पहले भी देख रखा है। देखो ये रिएक्शन आपकी उत्क्रमणीय विक्रिया है। अब देखो उत्क्रमणीय विक्रिया क्या होती है, इसको मैं यहाँ पर देखो बता रहा हूँ। अभी तक आपने बीच में कहीं पर इस प्रकार का निशान देखा होगा जो दोनों तरफ जिसमें रिएक्शन हो रही होगी। आखिर में यही रिएक्शन आपकी उत्क्रमणीय विक्रिया का एग्जाम्पल होता है। और अगर आपसे इस प्रकार की कहीं रिएक्शन देखने को मिल जाए, आपको आंख मीचना है और आपको बता देना भैया ये है रिएक्शन उत्क्रमणीय विक्रिया की। तो देखो उत्क्रमणीय विक्रिया होती क्या है, तो इसमें अगर देख लो जरा, बहुत आसान है ये रिएक्शन, सबसे आसान। देखो समझो, वह अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में होती है, फिर दोनों दिशा में होती है, उसको हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय विक्रिया। देखो ये रिएक्शन अगर आप लोग देख रहे होगे तो दोनों दिशा में हो रही है। देखो इधर भी हो रही है और इधर भी हो रही है, तो ये दोनों तरफ हो रही है, जिसमें दोनों तरफ तीर का निशान होता है, उसे हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय विक्रिया। अब देखो इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे होते हैं। एग्जाम्पल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। और दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग एग्जाम्पल ईजी लिखोगे ना, तो अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन पूछी जाएंगी तो आप लोग इजी एग्जाम्पल लिख पाओगे। ठीक है, तो देखो ये भी एग्जाम्पल आपका इजी है और ये भी एग्जाम्पल आपका इजी है। इस एग्जाम्पल में बेसिकली आपने पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया और पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है, इसके साथ साथ क्लोरीन गैस निकल रही है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर हम लोगों ने 5 क्लोराइड को गर्म किया था, लेकिन यहाँ पर बन कितने रहे, केवल और केवल 3 क्लोराइड बन रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है। आप कहोगे तो यहाँ पर तो दोनों चीज़ें बन रही हैं, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पर पोटेशियम के साथ 5 क्लोराइड है, यहाँ पर केवल और केवल 3 क्लोराइड हैं। तो आपको कोई भी आपको डाउट हो रहा है ना, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि हमें कोई डाउट समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बाद देखो एक ये नेक्स्ट रिएक्शन आपकी दे रखी है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, एन यानी नाइट्रोजन को हम लोगों ने क्रिया कराई किसके साथ, H2 के साथ। किसके साथ, H2 के साथ। तो ये जो नाइट्रोजन है ना, देखिए ये जो नाइट्रोजन है ना, ये जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो आपको बनाएगा क्या, NH3। आप लोग कमेंट करके बताओ NH3 को हम लोग कहते क्या है, NH3 को हम लोग क्या कहते हैं। मुझे तो पता है भाई कि NH3 को हम लोग अमोनिया कहते हैं, अब तो आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हम लोग समझेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ तक हम लोगों ने समझ चुके कौन सी रिएक्शन थी, उत्क्रमणीय विक्रिया की। ठीक है, अब देखियो हम लोग समझेंगे अनुत्क्रमणीय विक्रिया क्या होती है, इसके विपरीत क्या होती है। तो देखो अगर आप लोगों ने एक रिएक्शन समझ चुके हो तो दूसरी रिएक्शन उससे मिलती जुलती है, तो उससे भी आप लोग समझ जाओगे, केवल और केवल थोड़ी देर लगेगी। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा। वह विक्रिया जिसमें केवल और केवल एक दिशा में होती है, या फिर वह विक्रिया जो केवल एक दिशा में होती है, केवल एक दिशा में होती है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखी है इस अभिक्रिया की डेफिनेशन। देखो वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है उसे हम लोग अनुत्क्रमणीय विक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर इसका देखो, एग्जाम्पल ये दे रखा है आपका, जिसमें सोडियम धातु हाइड्रोजन के साथ यानी H2O जल के साथ जुड़कर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रही है, साथ ही साथ आपका जल निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, वो भी कहाँ पर, हवा में निकल जा रही है। अगर आपको कहीं पर इस प्रकार का निशान दिखे तो आपको समझ जाना गैस है और ये हवा में चली जा रही है। ठीक है, तो देखो अनुत्क्रमणिक अभिक्रिया भी बहुत आसान है उत्क्रमणीय अभिक्रिया की तरह। केवल और केवल आपको क्या करना है, इसके एग्जाम्पल पर फोकस करना है, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आ जाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपकी जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा वो बाहर निकलती है। ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो देखो क्या कहना चाह रही है ये रिएक्शन, देखो समझो लिखा हुआ है यहाँ पर कि वह अभिक्रिया
जिसमें उत्पाद उत्पाद जानते हो क्या होता है, जो बनता है, तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो एग्जाम्पल समझो, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दे रखा है, यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि सारी के सारे डाउट आपके और सारा सारा जितना भी आपका डाउट होता है वो तो क्लियर होता ही होता है, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि अब हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या किया, ऊर्जा अवशोषित होती है यानी ऊर्जा निकलती है। तो देखो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने मेथेन यानी CH4 को हम लोग मेथेन कहते हैं और ये गैस है, जब हम लोगों ने मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई तो देखो यहाँ पर बहुत ही रिएक्शन थोड़ी सी हार्ड होती है, इसके साथ साथ इसलिए ऊष्मा निकलती है। देखो जैसे हमने इसकी क्रिया इसके साथ कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जल निकलेगा, वो भी गैस की अवस्था में। ठीक है, इसके साथ साथ क्या निकलेगा, आपकी ऊर्जा अवशोषित ऊर्जा भी निकलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपके कहीं पर भी किसी भी रिएक्शन में ऊर्जा अगर आपको दिख जाए प्लस में, तो आपको समझ जाना है यहाँ पर ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है ये वाला, इसको समझो, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ग्लूकोज के साथ हम लोगों ने ऑक्सीजन की क्रिया कराई, और देखो देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, साथ ही साथ जल निकल रहा है। ठीक है, और लास्ट में देखो ऊर्जा भी निकल रही है। तो ये समझने वाली बात आप लोगों के लिए है कि जिस भी रिएक्शन में लास्ट में ऊर्जा प्लस में निकले, समझ जाना है कि भाई वो जो आपकी उत्सर्जित हो रही ऊष्मा, और अगर ऐसी रिएक्शन आपको दिखे तो आपको समझ जाना है ये जो रिएक्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखो हम लोग समझेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे हम लोगों ने अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया समझी, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का समझी, विस्थापन द्विस्थापन समझी, वियोजन संयोजन समझी। अब हम लोग समझेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा नहीं निकलती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, या फिर ऊष्मा नहीं निकलती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल भी बहुत आसान है, और इसके PDF आपको कहाँ मिलेगा, PDF आपको कुछ नहीं करना है, नीचे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, 1 मिनट, नीचे आपको क्या करना है, नीचे लिंक दे रखा है आपको, वो टेलीग्राम का लिंक है। हमारे टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना है, नीचे लिंक पर जाना है, लिंक पर क्लिक करना है, आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे, और वहां पर आपको क्या करना है, आपको बस ज्वाइन कर लेना है, और कुछ समय बाद आपको उसकी PDF, जो इस चैप्टर की PDF है, आपको फ्री में मिल जाएगी, और आप लोग PDF बना लोगे और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल, जिसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दे रखा है, पोटेशियम क्लोराइड के साथ ऊष्मा थी, यानी कि क्या फिर ऊष्मा थी या फिर उसकी क्रिया कराई हम लोगों ने, ये समझ सकते हो। पोटेशियम क्लोराइड है कोई एक पदार्थ, अब उसके साथ हो सकता हो ऊष्मा होती हो सकता हो ना हो, लेकिन हमने बाद में उसकी क्रिया करा ली, जब क्रिया कराई तो ऊष्मा थी, लेकिन बाद में ऊष्मा नहीं दिखी, यहाँ पर कहीं पर भी ऊष्मा नहीं दिख रही है, केवल और केवल पोटेशियम क्लोराइड PCl3 है, और केवल क्लोरीन है, बाद में कोई ऊर्जा नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा क्या होती है, नहीं निकलती है। अब देखो फटाक से जल्दी से हम लोग समझते हैं दैनिक जीवन में अभिक्रिया, क्या समझेंगे, दैनिक जीवन में अभिक्रिया। देखो दैनिक जीवन में अभिक्रिया मेनली 2 प्रकार की होती है, संक्षारण और विकृत गंधिता। अब देखो संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या है, इसको सुनकर आप लोग कहोगे अरे ये होता है संक्षारण विकृत गंधिता। देखो समझो यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा संक्षारण की डेफिनेशन यानी संक्षारण की डेफिनेशन, फिर मैं आपको बताऊंगा विकृत गंधिता की डेफिनेशन। एग्जाम्पल आपको मैं नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल आपको खुद से लिखने होंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग इसको समझ जाओगे तो एग्जाम्पल भी आप लोग आसानी से लिख लोगे। देखिएगा यहाँ पर संक्षारण की डेफिनेशन क्या होती है, फिर हम लोग समझेंगे विकृत गंधिता की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो बहुत ही आसान शब्दों में बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो देखो संक्षारण मतलब क्या होता है, तो देखो जब कोई वस्तु या फिर धातु, अब धातु को मैंने आपको बता रखा है, जैसे कि आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, सोना चांदी लोहा, अभी तक आप लोगों ने सोना चांदी लोहा कॉपर, ये सब आपके कितनी सभी धातुएं हैं। ठीक है, तो मेनली मैंने यहाँ पर इसीलिए क्या लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पर मैंने धातु लिखा हुआ है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल का मतलब होता है, जैसे कि अम्ल का मतलब क्या होता है, अम्ल का मतलब जैसे सिरका जानते हो, सिरका, तो सिरका को हम लोग अम्ल कहते हैं। तो जैसे जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता का मतलब होता है नमी। अब आप लोग जैसे कि कोई लोहा वगैरह धातु है,
इसके आसपास नमी रख दोगे ना तो उसमें जंग लग जाएगी, इसे हम लोग कहते हैं भाई संक्षारण। तो जब कोई वस्तु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता या फिर नमी के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। संक्षारित होने की इस प्रक्रिया को या फिर इस क्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। तो देखो कितना आसान है समझना, बहुत आसान है, केवल एक बार मैंने बताया और आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप इतना समझ चुके हो ना तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं नेक्स्ट रिएक्शन बताने वाला हूं जो आपकी है विकृत गंधिता, और ये दो दो नंबर की हर साल आती हैं। इसको आप लोग अगर छोड़ कर गए तो 2 नंबर आप लोग अपने मिस कर सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, इनको जरूर से तैयार करके जाना आपको, क्योंकि 2 नंबर की हर साल 2 नंबर की पूछी जाती है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखो इसकी रिएक्शन क्या होती है कि जब हम किसी खाद्य पदार्थ, अब आपको कोई खाद्य पदार्थ है, बहुत अच्छे से समझना, एक बार में समझ में आ जाएगी 1 मिनट के अंदर। देखो जब कोई खाद्य पदार्थ जैसे क्या हो गया भाई, आपका खाना हो गया, जलेबी, गुजिया, सब चीज़ें, तो जलेबी वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है सब खुले में, अगर हम लोग खाद्य पदार्थ को खुले में या फिर समझो बाहर रख दें या फिर खुले में रख देते हैं तो क्या होता है, वह ऑक्सीकृत हो जाती हैं। ऑक्सीकृत का मतलब होता है कि वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं। तो जब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं तो क्या होता है, उसमें एक विशेष गंध आने लगती है, वो खाना खराब हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में, जब आप लोग खुले में खाना को रख देते हो तो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, तो आप लोग कहते हो कि खाना खराब हो गया। वो खराब इसलिए होता है क्योंकि आप उसे थोड़ी ज़्यादा समय के लिए खुले में रखते हो, और यही कारण होता है कि आपका दही फट जाता है, दूध खराब हो जाता है, जितनी चीज़ें होती इसी कारण खराब होती, क्योंकि वे ऑक्सीजन में उपस्थित यानी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, जिससे वे ऑक्सीकृत हो जाती हैं। और ऑक्सीकृत होने से साथ साथ उसमें एक विशेष गंध आने लगती है और वह खाना खराब हो जाता है। और इसको हम लोग जो क्रिया होती है ना, साइंस में इसे हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। बताइए समझ में आया? इससे पहले आपको ये जानकारी पता थी तो बताइएगा, अगर नहीं पता थी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, क्योंकि क्लास 10 की पूरी तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जाएगी। अब इस प्रकार से हम लोगों ने स्टूडेंट्स पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया। साइंस एनालिसिस बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपको फुल प्रिपरेशन करनी, चैनल के साथ जुड़ जाइए। पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इतना चैप्टर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतने का अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और रिविजन कर लिया, पूरे इस चैप्टर से कुछ बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, देखो डिपेंड करता है कौन सा टीचर आपको कैसे पढ़ा रहा है। कोई टीचर आपको पूरा छपवा दे रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नोट्स खुद से तैयार करके लाया हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल, समझ रहे हो ना? ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जो हमारा है एसिड, बेस एंड साल्ट। ओके स्टूडेंट, चलिएगा।